आफ्टर डिस्कसिंग अ कपल ऑफ पॉइंट्स रिलेटेड टू केसी हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का, जहाँ पे हम फर्दर केसी को, केपी को और ये सारे जो और कॉन्स्टेंट्स होते हैं इनको देखेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे केसी के बारे में। अभी तक हमने क्या चीज़ पढ़ी है? वी नो दैट सो फार कि केसी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो कि केसी रेशियो है किसका? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है इसका यूनिट क्या होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमने देखा था केसी का यूनिट किस पे डिपेंड करता है? केसी का जो यूनिट है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स कितने, यानी कि डेल्टा एन पे, ठीक है? और इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक सीखी थी कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब होल पावर डेल एन, जहाँ पे डेल एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल। इस तरीके से आप केसी का यूनिट निकाल सकते हो। जनरली हम कहते हैं कि केसी का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज ये रेशो है किसका? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, ठीक है? लेकिन जब आप कहते हो केसी का कोई यूनिट नहीं है, उस केस में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि केसी का मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है। अगर केसी का मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है, इसका सिंपल मतलब ये है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज़्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हो कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है? तो हमने देखा केसी की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है? और केसी की वैल्यू अगर कम है 1 से, सो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब मैं कहती हूँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एट इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है या फिर फिनिश होने वाला है। और जब रिएक्टेंट कम होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमने गलती की है, चलें। सो केसी की वैल्यू अगर 1 से कम है तो रिएक्टेंट, इसका मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है, यानी कि जो रिएक्शन है आपके पास, ये रिएक्शन बेयरली प्रोसीड कर रहा है, मतलब इसका रेट बहुत कम है, ठीक है? तो ये सब हमने लास्ट पार्ट 1 में देखा था, हमारी जो कल की क्लास थी वहाँ पे। लास्ट चीज़ हमने देखी केसी के हवाले से वो ये थी कि केसी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर की वैल्यू आप चेंज नहीं करते तो केसी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी एट अ गिवन टेम्परेचर। लेकिन आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वॉल्यूम पे, प्रेशर पे, कंसंट्रेशन पे भी। इनमें से आप कोई भी चीज़ चेंज करोगे, कम ज़्यादा करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है? और जब इक्विलिब्रियम एक रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में डिस्टर्ब होता है तो दोबारा से उस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, सो क्या हुआ? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड। क्या केसी की वैल्यू डिस्टर्ब होगी? नहीं, केसी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती प्रेशर पे, ठीक है? तो इक्विलिब्रियम जैसे ही डिस्टर्ब होगा, दोबारा से रिएक्शन अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा और दोबारा से will try to attain equilibrium again, re-attain equilibrium, ठीक है? और केसी की वैल्यू उतनी ही आएगी क्योंकि वो प्रेशर के चेंज से उसका कोई लेन वास्ता नहीं है। सो ये था आपके पास केसी के बारे में कुछ पॉइंट्स जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे केसी के अलावा जो आपके पास कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनके बारे में। सो एज केसी वी हैव अदर प्योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स, जैसे कि केसी क्या है? देखो, जब भी आप कंसंट्रेशन को मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेते हैं तो हम केसी का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप
सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं, एक रिएक्शन में सिर्फ गैसेस हैं और उसकी कंसंट्रेशन आपने मोल पर डेसीमीटर क्यूब के बजाय पार्शियल प्रेशर में ली। पार्शियल प्रेशर गैसेस का कंसंट्रेशन मेजर करने का एक यूनिट है। तो इस केस में जो आप कांस्टेंट यूज़ करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप यूज़ करेंगे वो Kp कहलाता है। ठीक है, K इज़ फॉर कांस्टेंट एंड C इज़ फॉर कंसंट्रेशन। यहाँ पे K इज़ फॉर कांस्टेंट एंड P जो है वो पार्शियल प्रेशर के लिए है। इसी तरीके से अगर आप कंसंट्रेशन लेते हैं किसमें, मोल फ्रैक्शन में, सो इसे हम Kx कहेंगे। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बिल्कुल Kc की तरह। और अगर आप कंसंट्रेशन लेते हैं मोल्स में तो आप Kn का इस्तेमाल करेंगे। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो Kc है और Kp भी है। ठीक है, सो Kp और Kc के बीच में रिलेशन क्या है वो जानना इम्पॉर्टेंट है। सो रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, ये इक्वेशन Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल एन। नाउ वी नो दैट डेल एन जो है वो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स के बराबर होता है। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इट क्लियरली शोज द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। यहाँ पे R इन जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 0.082 डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन। ठीक है, एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये टेम्परेचर क्या है, T फॉर टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर आप हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। ठीक है, ओके। सो एक तो ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है, ये इक्वेशन हमें Kc और Kp के दरमियान का रिलेशन बताती है। आपको वो Kp की वैल्यू दे देगा, बताएगा कि Kc बताओ, तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके Kc और K अगर एक गिवन है तो दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद देखो, अगर आपके पास ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल हैं, जितना प्रोडक्ट का मोल है उतना ही रिएक्टेंट का मोल है, तो यहाँ पे हमने देखा था एक तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमने ऊपर चीज़ देखी थी। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में आपको मैं पूछूं कि Kc और Kp के बीच में रिलेशन क्या होगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, उस केस में आप कहेंगे कि जब डेल एन ज़ीरो है, ठीक है, दोनों के मोल्स क्या हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब ये Kp बराबर होगा Kc, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ओके। तो दूसरा पॉइंट है, अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा होंगे रिएक्टेंट के मोल से, इसका मतलब ये है Kp की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Kc से ज़्यादा होगी। तीसरी बात, इसका ऑपोजिट कर देंगे हम यहाँ पे, अगर Kp यानी कि मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर कम है रिएक्टेंट के मोल से, तो Kp की वैल्यू क्या है, कम है Kc की वैल्यू से। इसको याद करना बहुत आसान है, कैसे याद करेंगे, सिंपल, अगर प्रोडक्ट के जो मोल्स हैं वो ज़्यादा हैं, इट मीन्स के Kp की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, Kp के मोल्स ज़्यादा, सॉरी, प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा तो Kp की वैल्यू भी ज़्यादा, अगर प्रोडक्ट के मोल्स कम तो Kp की वैल्यू भी कम Kc से। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन कर लेते हैं। हमने अभी लास्ट क्लास में ये देखा था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Qc। सो Qc एंड Kc, Kc और Qc के दरमियान डिफरेंस क्या होता है हम देख चुके हैं कि Kc जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशो है एट इक्विलिब्रियम, जबकि Qc जो है किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट, आप अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो लेते हो एट एनी इंस्टेंट तो वो Qc के बराबर होगा। Kc कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ना सिर्फ कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, जाहिर है, लेकिन ये वॉल्यूम, प्रेशर और कंसंट्रेशन लिख दिया है हमने, तो इन सब चीज़ों के Kc की वैल्यू, इन सब चीज़ों में चेंज आए
तो भी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो क्यूसी की वैल्यू है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान हमने वैसे तो देखा था कि QC इज इक्वल टू KC अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, लेकिन अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है, ठीक है, ये है मोर देन का साइन और ये है लेस देन का साइन। आसानी से आप याद रख सकते हो जिसकी तरफ ये ओपन हो रहा है, ठीक है, यानी कि वो वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो KC इज़ मोर देन KC, अरे QC इज़ मोर देन KC। अगर ये कंडीशन है कि QC की वैल्यू KC से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर KC की वैल्यू ज़्यादा है QC से, तो इसका मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा बैकवर्ड के मुकाबले, ठीक है। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है हेनरीज लॉ। ये क्या है हेनरीज लॉ? देखो, इसका हमें इक्वेशन और जो हेनरीज कांस्टेंट होता है वो जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बट जस्ट आपको ये पता होना चाहिए ये लॉ की स्टेटमेंट क्या है या पीछे इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसके एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो देखें, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ इसका स्टेटमेंट कहता है, ये लॉ हमें ये बताता है अगर आपके पास एक गिवन टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक गैस में, बल्कि आप एक सोल्यूशन ले लो, ठीक है, उस सोल्यूशन में आप एक गैस डाल रहे हो, ठीक है। अब ये जो गैस आपने यहाँ पे ऐड की है इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, ये लॉ हमें बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, यानी कि आप यहाँ पे अगर इस सोल्यूशन का प्रेशर ज़्यादा करेंगे, इसका मतलब वो जो भी आपने XYZ गैस यहाँ पे ऐड की उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी सोल्यूशन में। अगर प्रेशर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो ये टर्म, यहाँ पे वर्ड हमने सॉल्युबिलिटी का इस्तेमाल किया है, सॉल्युबिलिटी को आप मोलर कंसंट्रेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो इसका मतलब ये हम ये भी कह सकते हैं कि एक गैस की जो मोलर कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जैसे ही आप एक फ्रिजी ड्रिंक का कैप ओपन करते हो तो कुछ देर बाद, अब हमें पता है कि फ्रिजी ड्रिंक्स में कौन सी गैस यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब उसकी पैकेजिंग होती है, उसे बॉटल जब किया जाता है तो प्रेशर ज़्यादा रखा जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूबल हो जाती है उस ड्रिंक में, ठीक है। जैसे ही आप कैप ओपन करते हैं तो प्रेशर क्या हुआ, आपने कैप ओपन किया, प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, उस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी सोल्यूशन में कम हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी है उस ड्रिंक में वो कम हो जाएगी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एकदम आपको आवाज़ भी आती है। वो आवाज़ इसलिए आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से इन्वायरमेंट में जल्दी से एग्जिट कर रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है क्योंकि उसकी जो सॉल्युबिलिटी थी उस ड्रिंक में वो कम हो गई प्रेशर के कम होने से, ठीक है। तो फ्रिजी ड्रिंक्स का ये वाला जो एग्जांपल है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की, छोटी सी स्टेटमेंट थी। अब हमारे पास जो हमने अभी रिलेशन सीखा था KP और KC का, उसी के हवाले से ये क्वेश्चन है। एट फर्स्ट आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, आपके पास 5-10 मिनट है, एंड देन वी विल रिज्यूम एंड सी हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके फाइन, हियर वी आर। यहाँ पे आपके पास हमें KP और KC दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन लिखी हुई है आपके पास, ये
तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखें, केपी जो है, मैंने बताया था आपको, केपी कंसंट्रेशन होती है ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन पार्शियल प्रेशर, और ये एप्लीकेबल होता है जब आपके पास चीज़ें किस में होंगी, गैस फेस में होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैशियस फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे आप केपी की वैल्यू निकाल सकते हो। अब केपी की जो इक्वेशन है वो बिल्कुल केसी की इक्वेशन जैसी ही होती है, कि जो आप यहाँ पे, वहाँ पे आप कंसंट्रेशन ले रहे थे, यहाँ पे आप पार्शियल प्रेशर लेंगे। सो प्रोडक्ट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो, और रिएक्टेंट का जो पार्शियल प्रेशर है, इन दोनों का रेशो केपी कहलाता है, रेज्ड टू देयर पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, पावर में इनके कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, जो भी, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये कोफिशिएंट हो गया NO2 का। ठीक है, बात समझ आ गई। तो केपी की इक्वेशन ये होती है। उसके बाद जैसे ही आप केपी की वैल्यू निकाल लोगे तो देन आप आसानी से केसी फाइंड कर सकते हो इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके। केपी इज इक्वल टू KC/RT del N। ठीक है, निकाल के देखते हैं इसे हम यहाँ पे। सो केपी बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपके पास NOCl है, और कोफिशिएंट क्या आ जाएगा आपके पास, 2। और रिएक्टेंट में हमारे पास है क्लोरीन। क्लोरीन का 1 मोल है, तो आप, मैंने यहाँ पे पावर में कुछ नहीं आएगा, और NO2 आ गया, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स हमें गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ पे ATM ऐसा यूनिट होता है किसका, प्रेशर का। केमिस्ट्री में जो आप यूनिट यूज़ कर रहे होते हो वो ATM ही होता है। सो यहाँ पे कोई प्रेशर, आपको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं हो रहा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे। सो NOCl का आपके पास प्रेशर कितना गिवन है, 1.2। ठीक है, Cl का प्रेशर कितना है, 3.0 इंटू 10 पावर -1। ठीक है, और लास्ट आपके पास NO का प्रेशर कितना है। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन ये भी करनी है कि ये 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ NO है। ठीक है, सो NO का प्रेशर कितना है, 5 इंटू 10 पावर -2 ATM। पावर में 2 आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे खुद से, और आपके पास केपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.9 इंटू 10 पावर 3। ठीक है, ओके, तो ये है केपी की वैल्यू। अब केसी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सो केपी इज इक्वल टू KC/RT del N। पहले तो हम यहाँ पे del N निकालेंगे, यानी कि प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2, और रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, 2 + 1, कितने हो गए, 3। सो आपके पास del N कितना आ गया, -1, नेगेटिव में वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे KC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और R की वैल्यू क्या होती है, R की वैल्यू हमने अभी याद की थी, कितनी थी, 0.08। ठीक है, 0.0821, ये है RT की वैल्यू। एक और चीज़, अभी हमने जब यूनिट लिखा था R का, जनरल गैस कांस्टेंट का, कहाँ गया, ओके हियर वी गो। तो यहाँ पे मैंने डेसीमीटर क्यूब पर मोल केल्विन लिखा था, जबकि ATM, आई मिस्ड, माय बैड। सो ATM यहाँ पे आएगा, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा प्लीज़ अपने पास, कि इसका यूनिट क्या है, डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल केल्विन। अब R की जो वैल्यू होती है वो यूनिट के हिसाब से चेंज होती रहती है। हम जो यहाँ पे यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं वो ATM है, डेसीमीटर क्यूब है, तो आप ये वाली वैल्यू ही यूज़ करेंगे R की, यहाँ पे 0.0821। ठीक है, चलें, ये हो गई R की वैल्यू। R की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.08। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर कितना है आपके पास गिवन, टेम्परेचर है 25। ठीक है, देख लो कोई गलती तो नहीं हुई अभी तक। आई होप आपने कैच कर लिया हो, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, अगर आप 25 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 25 क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज इसका जो यूनिट है
वो सेल्सियस है। पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे केल्विन में। केल्विन में जाने के लिए आप यहाँ पे प्लस करेंगे 273। 25 प्लस 273 आपके पास हो जाएगा 298 केल्विन। यहाँ पे आ जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। और पावर क्या है? -1। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप ये पूरी जो टर्म है इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा KC अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर आपके पास? आंसर आ जाएगा, चले पहले डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, 0.082 मल्टीप्लाइड बाय 298, ठीक है। पावर 1 थी, 1 पॉजिटिव हो गया जब आप डिनोमिनेटर में लेकर गए तो। अच्छा, KP की वैल्यू तुमने लिखी नहीं, 1.9 10 पावर 3 जो हमने अभी यहाँ पे निकाली थी ऊपर KP की इक्वेशन को यूज़ करके। अब सिंपल आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आप खुद से करके देखेंगे। एंड KC की वैल्यू आपके पास मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, कितनी आएगी? 4.65 10 पावर 4, ये आ जाएगी KC की वैल्यू। जनरली आप KC का कभी यूनिट नहीं गिवन होता है, जनरली आप लिखते हो KC का कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करो कि KC का कोई यूनिट है या नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है यूनिट होगा। कैसे? हमने देखा था KC का कोई यूनिट नहीं होता जब आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल होते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तभी KC का कोई यूनिट नहीं होगा। अब क्योंकि 2 मोल्स यहाँ पे हैं, 3 मोल्स यहाँ पे है, इसका मतलब KC का कुछ ना कुछ यूनिट बनेगा। सो यू हैव टू फाइंड आउट, ये एक एडिशनल चीज़ है आपने करनी है कि आपने KC का यूनिट फाइंड करना है फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आप KP और KC को फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद है आपके पास कुछ पॉइंट्स जो हमें करने हैं। सबसे पहले तो देखें इक्विलिब्रियम की जब आप बात करते हैं, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड या फिर रिवर्स रिएक्शन के। यही पढ़ा था हमने। अगर आप ये कहते हो कि मैम इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे रिएक्टेंट इक्वल है प्रोडक्ट के, सो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जहाँ पे जितना रिएक्टेंट जिस रफ्तार से बन रहा है वही रफ्तार प्रोडक्ट के बनने की है। सो यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन दोनों का इक्वल होगा, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। लेकिन आप ये नहीं कहोगे, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, अगर आप कहते हो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों ही इक्वल है, ये सही नहीं होगा, ठीक हो गया। उसके बाद अब इक्विलिब्रियम हमारे पास 2 तरीके का होता है। बहुत आसान सी बात है, अगर आपके पास एक इक्वेशन में सारे ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट एक सेम स्टेट के हैं, यानी कि समझ लो सब ऑल आर गैसेस, ये रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी आपके पास गैसेस हैं, इसका मतलब ऐसे रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा उसको आप बोलोगे होमो, यानी कि सेम फेस वाला इक्विलिब्रियम कहलाएगा होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम में एक से ज़्यादा फेस एग्जिस्ट करता हो, यानी कि लिक्विड है, कुछ एक रिएक्टेंट लिक्विड है, एक गैस है, तो इस केस में ये इक्विलिब्रियम कहलाएगा हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने बताना है कि ये होमो है या फिर हेट्रो है। देखें, अगर H2O है, मैं ऑलरेडी बैलेंस सी इक्वेशन लिख रही हूँ, यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाता है, ठीक है। लेकिन ये जो रिएक्टेंट में था ये हमने लिक्विड लिया था, लिक्विड H2O। अब बताइए ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा इस रिएक्शन में या फिर हेट्रोजेनस? अगर आपका आंसर हेट्रोजेनस था तो इसका मतलब बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे मोर देन वन फेज, एक लिक्विड है, एक गैस है, तो यहाँ पे ये जो इक्विलिब्रियम है ये हेट्रोजेनस कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये जो आपके पास हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम है, इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा इसमें तो जाहिर है तब आप KC की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब अगर तो आपके पास रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, अगर तो वो प्योर सॉलिड है, एक्वस है तो ठीक है, लेकिन अगर वो प्योर सॉलिड है या फिर
वो प्योर लिक्विड है, तो इसका मतलब वो वाला रिएक्टेंट, वो पर्टिकुलर एक रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इक्विलिब्रियम पे। अब जब इक्विलिब्रियम से कोई लेना देना थी, तो आप केसी के इक्वेशन में भी उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट को जो लिक्विड या फिर सॉलिड में है उसको आप मेंशन नहीं करेंगे। जैसे कि अगर इस इक्वेशन का मैं आपको कहूँ कि बताइए इसका केसी इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे आसान है बहुत, केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के। सो अगर तो आप ये लिखते हैं कि प्रोडक्ट में आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन, कोफिशिएंट में 2 आ गया, ठीक है, 2 मोल थे, और ऑक्सीजन, ठीक है। और रिएक्टेंट में अगर आप यहाँ पे H2O लिखते हो, सो ये लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि H2O जो है उसका फेस क्या है, स्टेट क्या है, लिक्विड है। और अभी मैंने मेंशन किया कि लिक्विड्स और सॉलिड्स अफेक्ट नहीं करते इक्विलिब्रियम कंडीशन को, तो केसी की इक्वेशन में भी वो मेंशन नहीं किए जाएंगे, ठीक है। सो इस इक्वेशन के लिए जो केसी की इक्वेशन होगी वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बराबर होगी, ओके। तो आप नीचे H2O नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलें आगे चलते हैं, फिर ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम को रिकग्नाइज कैसे करते हैं, हाउ टू फाइंड और हाउ टू रिकग्नाइज इक्विलिब्रियम, ओके। मतलब उसके तरीके क्या हैं, व्हाट आर द वेज टू रिकग्नाइज इक्विलिब्रियम, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, सो इक्विलिब्रियम को रिकग्नाइज करने के मेनली 2 तरीके हैं, या तो आप फिजिकल मेथड से इक्विलिब्रियम को रिकग्नाइज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, या फिर केमिकल मेथड से। अब जाहिर है एग्ज़ाम में वो आपको फिजिकल मेथड तो नहीं पूछेगा, तो हमें केमिकल मेथड से काम है, हम उसको समझेंगे डिटेल में और उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। होता क्या है फिजिकल मेथड में, वैसे क्या होता है, देखो फिजिकल मेथड में आप लाइट का इस्तेमाल करते हो और उससे पता लगाते हो कि कितनी कंसनट्रेशन है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की और उनका रेट क्या है, जिसकी वजह से आप इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हो सिंपली। तो आप एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हो कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है या होने वाला है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो स्पेक्ट्रोमीटर होगा। हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड में क्या होता है, लेट्स सी दैट। अब ये एक अलग से हमारे पास एक पूरा बहुत इंटरेस्टिंग एक मेथड है जिसको आप यूज़ करके किसी भी इक्वेशन की केसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, समझते हैं इसे। सो ये है जी आपका केमिकल मेथड टू रिकग्नाइज इक्विलिब्रियम, गॉट इट। देखो अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूँ A+B, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और CD बना रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि बताइए इसकी केसी की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। सो अब केसी एस्टैब्लिश होता है एट इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पे वही बात आ गई कि हम यही सीख रहे हैं कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे इक्विलिब्रियम को केमिकली, वही हम मेथड यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले आप जो भी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की इनिशियल, वो लिखेंगे पहले, ठीक है। और कंसंट्रेशन ज़्यादातर मोल्स में ली जाती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में या फिर मोल्स में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आपकी आ जाएगी
एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन होगी इन्हीं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, ये भी आप मोल्स में लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है जैसे ही, अब इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, अभी अभी आपका रिएक्शन शुरू हुआ, जब रिएक्शन शुरू होता है तो आपके पास रिएक्टेंट्स होता है, प्रोडक्ट तो थोड़ी देर बाद बनता है, ठीक है। अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम आते आते रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो जाता है, उसी स्टेट को आप इक्विलिब्रियम कहते हो। इतनी बात हमने पढ़ी है ऑलरेडी, ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें। अब इनिशियली क्या होता है, जो प्रोडक्ट है आपके पास सी और डी, इनकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़ीरो। तो यहाँ पे सी की कंसंट्रेशन ज़ीरो लिख दी मैंने और डी की कंसंट्रेशन भी ज़ीरो लिख दी। हम मान के चलते हैं ए और बी की कंसंट्रेशन क्या है, ए है इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन बी है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन इसको आप ओके इसको आप 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप 1 भी ले सकते हैं, सही हो गया। अब इक्विलिब्रियम आते आते कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना है आपके पास और कुछ रिएक्टेंट बना है, अभी भी बचा हुआ है रिएक्शन में, ठीक है, वही आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। तो सेकंड वाली जो रो है वहाँ पे आप इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन होगी दोनों की वो लिखते हो। पहली बात समझ आ गई, इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है ज़ीरो, और रिएक्टेंट जनरली आप 1 ले रहे होते हो या फिर 100 ले रहे होते हो, ठीक है। वो कैसे लेंगे वो क्वेश्चन करते आपको समझ आ जाएगी चीज़, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो तो जाहिर है नहीं होगी, हम समझ लेते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन एक्स है और इसकी भी एक्स है, तो जो प्रोडक्ट है वो बना किससे है, वो रिएक्टेंट से बना है। तो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी थी उसमें से आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन माइनस करोगे तो जितना आपके पास बचेगा रिएक्टेंट, वो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की एट इक्विलिब्रियम। क्या बोला मैंने अभी, देखो इक्विलिब्रियम पे आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी एक्स, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, हमें नहीं पता कितनी कंसंट्रेशन अभी प्रोडक्ट की है हमारे पास इक्विलिब्रियम पे, हमने कहा एक्स एक्स, ये सी एक्स अमाउंट ऑफ सी बना है, एक्स अमाउंट ऑफ डी बना है हमारे पास। अब मानते हैं यहाँ पे आप इनिशियली आपके पास कंसंट्रेशन 1 थी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 माइनस एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स इसलिए लिखा क्योंकि जो टोटल कंसंट्रेशन थी एक रिएक्टेंट की उसमें से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निकालोगे आप, तभी आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो बच गई है इक्विलिब्रियम पे वो मिलेगी। इसी तरीके से बी में भी ऐसे ही होगा, 1 माइनस एक्स लिखोगे, ठीक है, या फिर अगर आप ए मान के चल रहे हो तो ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप, सो इसीलिए मैं जस्ट ये लिख रही हूँ। अब अगर मुझे केसी की यहाँ पे इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, केसी बराबर होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। अभी हमने देखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये तो आप कंसिडर करोगे नहीं केसी की इक्वेशन में, केसी तो एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम पे होता है, तो आप ये वाली रो को देखेंगे। सो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम वो कितनी है, एक्स है सी की और एक्स है डी की, रिएक्टेंट कितना है हमारे पास 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको सेम लिख देंगे 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये आपके पास केसी की इक्वेशन आ जाएगी। इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम को रिकग्नाइज कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो केमिकली, ये जनरल प्रोसेस है। अब हम जब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ, आपको एकदम ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन करके देखते हैं हम यहाँ पे। सो क्वेश्चन है आपके पास ए प्लस बी सी डी बना रहा है और वो कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी दोनों की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, 0.8 मोल पर लीटर, ठीक है। आप खुद से भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है केसी की वैल्यू। सो केसी बराबर हो जाएगा किसके, क्या करेंगे सबसे पहले वही मेथड जो अभी हमने देखा था उसको फॉलो करते हुए पहले आप यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है।
इनिशियली क्या होगा, इनिशियली कंसंट्रेशन कितनी है और इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी होगी। ए की कंसंट्रेशन मान लेते हैं 1 थी और बी की कंसंट्रेशन इनिशियली कितनी थी, 1 थी, और सी और डी कितने थे, 0 0, ये हमने देखा था। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे उसने हमें कंसंट्रेशन दी है दोनों की, वो कहता है ईच, दोनों की कंसंट्रेशन सी और डी की 0.8 है, ये भी 0.8 और ये भी 0.8। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम पे आप खुद बताओ ए और बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी। पहले कितनी थी, 1 थी। अभी हमने यही पढ़ा ना, देखो 1 माइनस एक्स करोगे तो एक्स हमें कितना गिवन है, अभी 0.8 गिवन है, तो 1 में से 0.8 माइनस करोगे तो आपके पास ए की कंसंट्रेशन आ जाएगी। समझ आई बात, कैसे करेंगे अब सवाल को। तो यहाँ पे 1 माइनस 0.8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0.8 को आप माइनस करवा दोगे 1 से। अब बहुत आसान है, आप केसी की आप यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे। पहले आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0.8 0.8, नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, ये भी कितना हो गया, 0.2 हो गया। ठीक है, कोफिशिएंट यहाँ पे कोई है नहीं, यानी कि मोल वगैरह नहीं लिखा हुआ, सो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी। सो 0.8 और 0.8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 0.64। ठीक है, और 0.2 मल्टीप्लाई होंगे, आंसर क्या होगा, 0.4 नहीं। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है, यहाँ पे गलती हो जाती है तो 0.64 आ जाएगा, लेकिन ये कितना होगा, 0.04, नॉट 0.4। देखो कैसे, 0.2 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 0 इज़ 0। सो एक 0 यहाँ पे हम वैसे ही लगाएंगे, और 0 इंटू 2 इज़ 0, 0 इंटू 0 इज़ 0। तो बहुत बेसिक्स हो गया, लेकिन अगेन यहाँ पे गलती होती है। सो 0.2 नंबर के बाद आएगा, इसका मतलब 0.04 आंसर होगा यहाँ पे। सो ये दोनों आपस में क्या होंगे, डिवाइड होंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो केसी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, दिस इज़ योर क्वेश्चन। ऑल्दो यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी हुआ है, मैं आपको बता दूँ, आंसर आएगा आपका 0.25। करके देखो कितना आंसर आता है। वो सवाल में कहता है एट सर्टेन टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर पे 50% HI है, वो डिसोसिएट हो रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। बताइए केसी की वैल्यू कितनी होगी, ये इक्वेशन है। ठीक है, और आपने फाइंड करना है।